हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एस्टेट की एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने एस्टेट 2019 का कॉमर्स सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 111। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज़ द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी हुई हैं जिसके आइटम्स को हमें मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है हायरार्की नीड्स थ्योरी। तो ये किसने दी थी? तो ये मैं बता दूँ आपको, हायरार्की नीड्स थ्योरी जो है वो हमें किसने दी थी? वो हमें दी थी अब्राहम मास्लो ने। और अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? ये थ्योरी कब दी थी? 1943 में दी थी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कब दी थी ये थ्योरी। 1943 में दी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या बताया था इस थ्योरी के अंदर? इन्होंने 5 हमें नीड्स के बारे में बताया था, ठीक है। वो कौन कौन सी नीड्स हैं, ऐसे लेयर्स बताई थी। सबसे पहली जो हमारी नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर के जैसे फूड, शेल्टर, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, है ना। सेफ्टी नीड्स है ना, कि आप अपने लाइवलीहुड को अच्छे से अर्न कर सको, जी सको, मतलब आपकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। तीसरी थी नीड जो थी एफिलिएशन कह सकते हैं, या फिर मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर सोशल नीड्स, ठीक है। सोशल नीड्स की आपकी कोई फैमिली होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, नियर डियर होने चाहिए, ठीक है। आपको प्यार करने वाले लोग होने चाहिए, बेसिकली आपके आसपास वैसा हो। फोर्थ जो नीड्स थी वो थी एस्टीम नीड्स, ठीक है। एस्टीम नीड्स क्या है? कि आपकी कोई स्टेटस हो समाज के अंदर, आपकी कोई पोजीशन हो, जो भी आप कोई जॉब आप एक्वायर करना चाहते हो या कहीं पर आप काम करो तो वहाँ पर आपको कोई पोजीशन चाहिए, तो उस तरह की वो नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो एस्टीम नीड्स हो गई हमारी। और जो लास्ट और फाइनल जो हमारी थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो ये वाली नीड क्या थी? कि जो आपकी लाइफ का, जो आपके जीने का अल्टीमेटम गोल है, जो मेन है टारगेट, वो आपने जब अचीव कर लिया, तो ये हमारी लास्ट नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 नीड की बात किन्होंने की? अब्राहम मास्लो ने की। और कब की है? ये 1943 में की है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये पहली वाली बात हो गई। सेकेंड की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, यानी कि एक्स एंड वाई थ्योरी। अब मैं इसको बता दूं, ये जो थ्योरी एक्स एंड वाई है ये MC ग्रेगर ने हमें दी है, ठीक है। MC ग्रेगर ने, ठीक है। और इसमें इनको हम बोलते हैं, जो थ्योरी एक्स है ये कौन सी थ्योरी है? ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बताया है, कि जो लोगों की ट्रेडिशनल क्या सोच थी। फिर जो वाई थ्योरी है ये है हमारी मॉडर्न थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये? मॉडर्न थ्योरी। अब इसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, एक्स थ्योरी में इन्होंने बताया जो एक्स टाइप के पीपल हैं, MC ग्रेगर ने बात की कि जो एक्स टाइप के पीपल हैं वो बहुत ही लेज़ी हैं, है ना, कामचोर टाइप के लोग हैं, इररिस्पॉन्सिबल जिसको मैं बोल सकती हूँ, या फिर वो ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से डरते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या काम करेगा? इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है इनके खिलाफ या तो लेने होंगे अगर ये किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रिक्टली आपको इनके साथ पेश आना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल कह सकते हैं। और जो वाई टाइप के लोग हैं इनको आप प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए, इनको आप कंडीशंस दीजिए, फेवरेबल कंडीशंस दीजिए, ये आपको काम करके दिखा देंगे। क्या करना है? सिर्फ आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट इनको देना है, प्रॉपर एनवायरनमेंट कह लीजिए या फिर कंडीशंस कह लीजिए, ठीक है। ये आपको फुल ऑफ एफर्ट्स मिलेंगे। ये जो लोग होंगे कैसे होंगे? फुल ऑफ एफर्ट्स होंगे और आपको काम करके देंगे। तो ये एक्स एंड वाई थ्योरी है, किसने दी है? हमें MC ग्रेगर ने दी है, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? हमको फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी है, ठीक है। अब जो 2 फैक्टर थ्योरी है, हर्ज़बर्ग ने जिसकी बात की है, इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है? इसके बारे में इन्होंने बोला है कि 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर्स, मोटिवेटिंग, और दूसरा होता है डीमोटिवेटिंग, या फिर इसको मोटिवेटिंग को हम कह सकते हैं, जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ये सेटिस्फायर्स हैं, सेटिस्फायर्स भी बोल सकते हैं हम इनको, और इधर वही आ जाएगा डिससेटिस्फायर्स हो जाएगा,
ठीक है, ये इस तरह के फैक्टर्स हैं। अब जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ना, अगर आपकी लाइफ में या जहाँ भी ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर ये फैक्टर आपको डायरेक्टली इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन वहीं पे हर्जबर्ग ने बात की कि जो डीमोटिंग और डिसैटिस्फाइज फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली इंस्पायर या मोटिवेट नहीं करते, बल्कि अगर वो हैं आपकी लाइफ में तो आपको खासा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि जिनकी प्रेजेंस जो है आपको इम्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर वो नहीं रहे, एब्सेंस अगर होगी तो वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पेक्ट करेगा, आप डीमोटिवेट फील करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के दो फैक्टर्स के बारे में किसने बात की है, ये बात की है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। ठीक है, समझ में आया कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे, मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स। हमने इसके पहले एक्स एंड वाई थ्योरी के बारे में बात की है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज वे में आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये किसने दी है, हमारी विक्टर एच व्रूम ने। जो ये विक्टर व्रूम इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये हमारी इसने दी है, ये यहाँ लगा देते हैं हम, एक्स एंड वाई थ्योरी दी एम ग्रेगर ने और ये दी थी हमारी हर्जबर्ग ने। अब विक्टर व्रूम ने क्या कहा, एक्सपेक्टेंसी के बारे में क्या कहा, इन्होंने कहा कि आदमी तभी मोटिवेट होगा जब वो अपने गोल या जो भी उसको पाना है, ठीक है, उसकी वर्थ में वो बिलीव करेगा, यानी उस बात की उसको कीमत पता होगी। हम अपनी डेली लाइफ में भी इस तरह की बात कर लेते हैं कि ये बच्चा, ये लड़का, ये कोई भी कि ये इस काम नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे हैं क्योंकि उसको उसकी कीमत ही नहीं पता है। तो जब तक आपको जो मिलने वाला है, जिस चीज़ को आप अचीव करने वाले उसकी वर्थ ही नहीं पता होगी, इसकी कीमत नहीं होगी, तब तक आप अपनी उतनी पूरी फोर्स के साथ अपने पूरे पोटेंशियल को वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया था जो मैं लिख देती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये कई बार ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हमसे कि उसमें ये भी आ जाता है। फोर्स क्या है कि जो भी यहाँ पर जो मोटिवेशन रहेगा, फोर्स को यहाँ किस चीज़ से डिनोट किया जा रहा है, मोटिवेशन। ठीक है, क्या मोटिवेशन है, ठीक है। वैलेंस है कि क्या आपको उस चीज़ की जो कीमत पता है, वर्थ है, यानी जो भी है आप उसमें बिलीव करते हो कि नहीं, ठीक है, जो भी आपको मिलने वाला। और एक्सपेक्टेंसी, आप क्या फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसी से आप क्या होते हो, प्रॉपरली मोटिवेट हो पाता है इंसान, या फिर हम उसको कहेंगे फोर्स। ठीक है, ये विक्टर व्रूम ने बात की, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात की, यानी आदमी तभी मोटिवेट होगा जब उसको जो मिलने वाला है वो उसके बारे में उसकी वैल्यू करता होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल है हमारा थ्योरी ऑफ नीड। इसके बारे में बात की थी, लास्ट ऑप्शन जो बच गया है मैकलेन ने, और इन्होंने 3 फैक्टर, इसको 3 नीड थ्योरी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, 3 नीड थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने 3 नीड्स के बारे में बात की, वो बात कर लेते हैं कौन कौन सी नीड्स के बारे में इन्होंने बात की। सबसे पहला इन्होंने बोला नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट। सेकेंड इन्होंने बोला नीड फॉर पावर, एंड थर्ड इन्होंने बोला नीड फॉर व्हाट, एफिलिएशन। अब ये एफिलिएशन आपने अभी थोड़ी देर पहले भी नाम सुना था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, नीड फॉर अचीवमेंट कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई पद, पोजीशन, कुछ भी है, वो हमने अब्राहम मास्लो की उसमें भी देखा। ठीक है, वो उस तरह की नीड है। पावर में क्या आ जाता है कि आप लीडरशिप चाहते हैं, आप लोगों को ऊपर रूल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आप इस तरह की आपकी नीड है। और एफिलिएशन क्या, जिसको फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, एक अटैचमेंट वाली फीलिंग जिनको चाहिए कि लोग मेरे को जानते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द इस तरह के भी कुछ लोग हैं, तो ये एफिलिएशन वाली नीड है, नहीं, जिसको हम सोशल नीड्स भी कहते हैं। तो इस तरह की 3 नीड्स के बारे में किसने बात की थी, मैकलेन ने बात की थी। इसको हम 3 नीड्स थ्योरी भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी 5 नीड्स की यहाँ पर 5 थ्योरीज हमने अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो 5 नीड्स जो है, 5 थ्योरीज जो है हमारी, वो यहाँ पर क्या हो गई, कवर हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर 1 मिनट, अब हम पहले हमने ये तो मैच कर लिया, हम इसका यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं नीचे। तो अगर आप ये इनको देखोगे तो जो आपका 4th ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। देखो इसमें वी का डी है ना, ये देखो मिल रहा है। अगर आप ऊपर भी जाओगे तो ये आपके करेक्ट रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार अगर डीप में जाते हैं तो।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप देखो जीडीपी एंड जीएनपी के बीच का डिफरेंस बोला है। अब अगर हमने नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़े हैं तो वहाँ पर पता है एक सीरीज़ यहाँ पर फॉलो करते हैं। जीडीपी के बाद क्या आता है, जीएनपी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एनडीपी आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, एनएनपी आता है। ये सीरीज़ है, ये हमको याद रहनी चाहिए, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी जब डोमेस्टिक की आती है यानी विद इन टेरिटरी जब बात हो रही है, एनपी आती है जब नेशनल। जब हम अब इसमें इन दोनों के ऊपर यहाँ पर पूछा गया तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो इनके बीच का क्या है, डोमेस्टिक में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर देंगे तो जीएनपी हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, यही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू जीएनपी, ठीक है। या फिर हम इसमें से जीएनपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When the consent to an agreement is obtained by coercion, the agreement is voidable at the option of। अब कोर्शन क्या होता है मैं आपको बताऊं, जोर ज़बरदस्ती। जब आप किसी से कोई चीज़ जोर ज़बरदस्ती से, है ना, ठीक है, मान लो किसी ने गन पॉइंट पे रख के आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, कोई भी ऐसा कोई काम करवा लिया, ठीक है, तो ऐसे में ये पूछ रहा था एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन। वो किसकी तरफ से वो एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जा सकता है, किसकी तरफ से मानेंगे, आइदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अ पार्टी हुज कंसर्न। अब देखो जोर ज़बरदस्ती किसके साथ हुई है भाई, तो उसी की तरफ से। कल को अगर वो बात खुल जाती है, हम जब कोर्ट केस भी होता है, कोर्ट में किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी पुलिस के सामने, अब वो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उस बंदे को लेके गए कोर्ट में। अब वो कोर्ट में जाके वो इंसान ये कह दे कि नहीं जी ये स्टेटमेंट झूठी है, मैंने ये स्टेटमेंट ज़बरदस्ती मेरे से दिलवाई गई है, तो क्या उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। कोर्ट तभी मान लेगा कि भाई इसके साथ तो ज़बरदस्ती हुई है और इसके साथ तो धोखा हुआ है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जिसके साथ हुआ है उसकी बात मानी जाती है ना। तो अ पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो ऑब्टेन्ड, कि जिसकी कंसेंट जो है ज़बरदस्ती ली गई थी उसकी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 114, डू पॉइंट एनालिसिस इज़ नॉट रिलेटेड विद। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो डू पॉइंट एनालिसिस है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी से। किससे रिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र करने के लिए या किसी भी फर्म या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए एनालिसिस किया जाता है। अब जब हम किसी फर्म या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना चाहते हैं तो वहाँ कौन से रेशोज़ का यूज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ का यूज़ करेंगे। अब इनमें से सीधे से देख लेंगे हम कि कौन कौन से रेशो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, नेट प्रॉफिट ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, एसेट टर्नओवर रेशो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। लेकिन जो डिविडेंड यील्ड रेशो है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड रेशो क्या है कि कितना डिविडेंड, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा है, ये तो एक स्पेसिफिक डिविडेंड या इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, ठीक है। फर्म को या कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारा टर्नओवर जा रहा है, ये कि जितनी हमने कैपिटल एम्प्लॉय की है उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रहा है, ये वहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो दैट विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय। अब किसने लिखी थी ये सबको ही याद होगा, ये हमारा +1 +2 में या फिर आगे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तब भी ये चैप्टर्स आते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से सीधा किससे रिलेट करता है, FW टेलर। किससे है, FW टेलर, ठीक है, ये तो सबको पता है। और इन्होंने जो ये बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लिखी थी इन्होंने 1911 में, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1903 यानी 1903 में इन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था जिसका टाइटल था, क्या टाइटल था, शॉप मैनेजमेंट। क्या टाइटल था, शॉप मैनेजमेंट। तो ये भी याद रखना, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने बुक का पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि कौन सा रिसर्च पेपर, या फिर नाम दे देंगे कि किसने लिखा था या पब्लिश किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रॉमिस इज। अब ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉमिस क्या होता है, कोई वैलिड ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेड ऑफर है या एग्रीमेंट है, क्या है। तो अब इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेंगे कि मान लीजिए दो दोस्त हैं A एंड B, ये दो फ्रेंड है। अब A ने B से पूछा, ठीक है, A ने B से पूछा कि चल डिनर पे चलते हैं,
ठीक है, किसके लिए पूछा? डिनर के लिए पूछा। अभी ए ने बी को क्या दिया है यहाँ पर? ऑफर दिया है कि चल डिनर पर चलते हैं। अब बी को लगा कि ठीक है चलते हैं, तो बी ने क्या कर लिया? उस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट के बाद क्या कर दिया उसने? जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बोलेगा? यस बोल दिया। तो अब मैं आपको बता दूं, जब ए ने बी को पूछा कि डिनर पर चलते हैं, तब तक वो सिर्फ क्या था? एक ऑफ़र था। लेकिन जैसे ही बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उसको हाँ बोला, तो ये जो ऑफ़र था ये किस में चेंज हो गया? ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। क्योंकि जैसे वो हाँ करेगा, वो बोल देगा हाँ चलते हैं, तो फिर वो सामने वाला कहे कि भाई तुमने तो बोला था ना चलने के लिए। तो ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट के वे से बात करते हैं तब भी यही बात होती है कि जब सामने वाली पार्टी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको क्या मान लिया जाता है? प्रॉमिस मान लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एन एक्सेप्टेड ऑफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू वाउचर, लेजर, डिमांड बिल और इंश्योरेंस। देखिए 3 ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल ऑड वन, यानी होता है ना ऑड आउट, वो कर लेंगे यहाँ पर। वाउचर यहाँ इससे रिलेटेड ही नहीं है, लेजर उसमें तो पोस्टिंग की जाती है, इंश्योरेंस का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, डिमांड बिल येस ऑफ कोर्स डिमांड बिल ऑल्सो कॉल्ड एज दर्शनी हुंडी। इसको हम या फिर ये भी बोल सकते हैं बिल एट साइट, है ना, ये जिसको देखते ही आपको पेमेंट करनी होगी, है ना, या फिर बिल एट प्रेजेंटेशन, जो भी है वो बोला जाता है। दर्शनी देखो नाम में भी आ रहा है दर्शन, दर्शन माना देखने से, जिसको देखते ही पेमेंट करनी है आपको। डिमांड भी जैसे ही उसकी डिमांड होगी, या फिर साइट की जब बात करते हैं बिल एट साइट हम बोलते हैं इसको, बिल एट साइट। ठीक है, जैसे ही आपके सामने आएगा, जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी, दैट इज़ कॉल्ड दर्शनी हुंडी। ठीक है, समझ में आएगी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। अब यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला पूछा है हमसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का। ठीक है, और वो भी बिफोर टैक्स वाला। ठीक है, इसमें 2 तरह से दिए होते हैं, एक बिफोर टैक्स एंड एक आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इन्होंने बिफोर टैक्स का बोला है और उसमें हमें ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। एम वी क्या है? मैच्योरिटी डेट ऑफ डेब्ट है। एन पी क्या है? नेट प्रोसीड्स है। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स मैच्योरिटी तक का, एंड आर क्या है? हमारा एनुअल इंटरेस्ट है। तो इसमें कौन सा आएगा? अब देखो ये आपको सारे फॉर्मूले क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर टाइप से दे देते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपने क्या करना है, ये एम वी एन पी सब में ना ऊपर नीचे सिमिलर है। तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि जो ये एम वी एन पी वाला, इसमें जो माइनस वाला होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, माइनस हमेशा ऊपर आएगा, और जो प्लस है वो नीचे आएगा। सबसे पहले तो ये 2 पहचान आपने याद रखनी है। इस फॉर्मूले में माइनस ऊपर आएगा, प्लस नीचे आएगा। तो अब इसमें प्लस ऊपर दिया, ये गलत आंसर हो गया। इसमें माइनस ऊपर दिया लेकिन नीचे भी माइनस दे दिया, ये गलत हो गया। दूसरे वाले में माइनस ऊपर दिया प्लस नीचे, तो ये ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेंगे, ये भी क्या हो गया? गलत। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ये। ठीक है, तो जब मैच्योरिटी वैल्यू जो भी है हमारी, ठीक है, ऑफ डेब्ट माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नीचे क्या आएगा? मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, और प्लस में इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय 100 ये रहेगा। तो ये यहाँ पर हमको याद रखना है, ये चीज़ मेनली जो है यहाँ पर याद रखने वाली है, बाकी फॉर्मूला फिर अपने आप आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू, कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है? जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है ये इंश्योर करता है कि कंपनी को अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी लिमिट में ही काम करना होगा। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होता है? ये मेमोरेंडम से रिलेटेड होता है। किससे? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? उसमें कंपनी से रिलेटेड, यानी एक तरह से ये क्या है? कंपनी की लिमिट डिसाइड करता है, कंपनी की लिमिट डिसाइड करता है कि कंपनी की क्या बाउंड्रीज़ है जिसके अंदर ही रहकर कंपनी को काम करना है। तो उसमें क्या क्या देगा? ये कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कंपनी की क्या पावर्स हैं, ठीक है, और कंपनी क्या स्कोप ऑफ ऑपरेशन है, यानी किस हद तक कंपनी काम कर सकती है, उसके जो ऑपरेशंस है उसका स्कोप क्या है, उससे बाहर वो नहीं जा सकती। ये 3 चीज़ें, ठीक है, स्पेसिफिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दी गई होती हैं, ताकि जो कि मिलकर क्या करती है? कंपनी के लिमिट्स को डिसाइड करती है, उसकी बाउंड्री को। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का भी मतलब ही क्या है? बियॉन्ड द पावर्स, कि आप इससे बाहर जा नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, ये किसका बेनिफिट करता है, कि किसके लिए बनाया गया है? तो ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड कंपनी इटसेल्फ,
कंपनी को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये बता दिया कि हमारी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, हमारी ये पावर्स है, हमारा स्कोप ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। मान लो हमारे स्कोप ऑफ ऑपरेशन में ये है कि हम ए प्रोडक्ट बना सकते हैं जी, बी प्रोडक्ट बना सकते हैं, सी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमने हमारी कंपनी ने ABC कंपनी है कोई या BC कंपनी है कोई, उसने क्या कर लिया, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तो D टाइप का प्रोडक्ट भी बना देंगे। अब जो D टाइप और वो दूसरी कंपनी ने आपने उनको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाया है, उन्होंने रीड किया है, उसके बावजूद भी वो आकर आपके साथ D टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा और इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं होगी। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सेफ रहेगा, क्रेडिटर्स का पैसा सेफ रहेगा, कंपनी बच जाएगी। क्योंकि कल को अगर वो कंपनी इससे पीछे हट जाती है और वो कल को कंपनी को सू करते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो कंपनी अपना यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का सहारा लेगी। तो जो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें और जान लें कि हमारी कंपनी के क्या पावर्स है, क्या स्कोप है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली वो हमारी कंपनी से डील करे, ठीक है। तो अब बार बार इतना सब कुछ हमने बताया, तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी की। तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो कंपनी से रिलेटेड, द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दिस विल बी आवर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नॉन। तो देखिए जहाँ पर जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स की रियल वैल्यू से ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे, वो उसको कहेंगे हम ओवर कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब क्या, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है कि कंपनी के पास, जो कंपनी है उसके पास डेब्ट्स एंड इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, एसेट्स से। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म एसेट, इनकी जो वर्थ है, रियल वर्थ, इससे ज़्यादा डेब्ट्स और इक्विटी हमारे पास है। और जब डेब्ट्स और इक्विटी, ठीक है, यानी कि जो टोटल कैपिटल जिसको हम मानकर चलते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट से ज़्यादा होती है, तो वो क्या कहलाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों कहलाता है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अब देखिए अंडर कैपिटलाइजेशन कब होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन तो तब होता है ना जब आपके पास कैपिटल की कमी हो। अब यहाँ तो एक बता रहा है कि ज़्यादा है, टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर है, उससे ऊपर है, एक्सेस है यहाँ पर, तो अंडर कैपिटलाइजेशन यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकता, तो ये क्या कहलाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होती है, तो इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि हमने डेब्ट्स बहुत ले रखे हैं, डेब्ट्स के ऊपर क्या पेमेंट करना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, इक्विटी हमारे पास बहुत सारी है, तो उसकी वजह से हमें क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं वो डिले हो सकती हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो बेटर क्या होगा कि जितना आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी जो रियल वर्थ है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कैपिटलाइजेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग हम जब डेब्ट्स या इक्विटी हैं उनको रखें, ठीक है। तो ये आंसर क्या है हमारा, ओवर कैपिटलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेड टू बी फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो जिन्होंने जो स्टेटमेंट बोली है उसी में आंसर्स का पता चल रहा है, फिर भी हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्रीन मार्केटिंग, नाम से पता है ग्रीन क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देने वाली ऐसी मार्केटिंग जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्रिएट हों, ठीक है। जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, है ना, इस तरह की चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को क्या करती है, प्रमोट जहाँ पर किया जाता है उस मार्केटिंग को हम क्या कहेंगे, ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो कौन सी मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है होलो मार्केटिंग। होलो मार्केटिंग का कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर हम भी कोई भी प्रोडक्ट्स को, अगर हम किसी भी चीज़ को, सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, 3D इफेक्ट के साथ। किसके साथ, 3D इफेक्ट्स के साथ। यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, कई जगहों पर दिखाते हैं कि रात को अंधेरे में ऊपर
स्काई में वो किए जाते हैं, जैसे ड्रोन शो किए जाते हैं, है ना, लाइट्स के थ्रू, या फिर कहीं पर आपको इस तरह से 3D इफेक्ट, कोई मूवी, कोई विजुअल चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो होलो मार्केटिंग कहलाती है। नैरो मार्केटिंग क्या कहलाती है? नैरो मार्केटिंग होती है जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक क्या कर लेते हैं, सेगमेंट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उस सेगमेंट के ऊपर ही आप मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ उसी सेगमेंट के लिए मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। नैरो मार्केटिंग, नैरो का मतलब ही होता है छोटे लेवल पर, ठीक है, नैरो का मतलब ही क्या है, छोटा, तो छोटे लेवल पर एक छोटे से सेगमेंट को वो पकड़ लेते हैं और उसी के लिए मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नैरो मार्केटिंग। तो अब बच गया यहाँ पर सिंक्रो मार्केटिंग, जो कि हमारा आंसर भी है। और सिंक्रो मार्केटिंग क्या होगा? जब आपको लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इर्रेगुलर, कि प्रोडक्ट की जो है डिमांड नहीं आ रही है, हम यहाँ ये देख लेते हैं, एक तो इर्रेगुलर डिमांड हो रही है, ठीक है, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑफ सीजनल है, ऑफ सीजन है ना, प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए, तो ये क्या करते हैं, उनके लिए सिंक्रो मार्केटिंग की जाती है। सिंक्रो मार्केटिंग क्या कहलाएगी? आपको क्या करना होगा, जो आपका पैटर्न ऑफ डिमांड है उसको क्या करना होगा, अल्टर करना होगा, चेंज करना होगा, किसके थ्रू? फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, यानी कि प्राइस में भी चेंज लाना होगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में चेंज लाना होगा, इंसेंटिव्स को बढ़ाना होगा, यानी इस तरीके से कि किस तरीके से आप ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स को भी, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर इनके ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं कि इतने %, 10% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, इस तरह से इरेगुलर डिमांड है तो आप क्या करोगे, उसके साथ कुछ भी फ्री देना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि समय के अनुसार आप चीज़ों में चेंज लाओगे और उसके अकॉर्डिंग सिंक करने की कोशिश करोगे कस्टमर की नीड्स से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? आप देखिए, सेंट्रल बैंक के इशूइंग करेंसी, बिल्कुल इट इज़ द सोल एजेंसी जो करेंसी को इशू करती है ना, सोल एजेंसी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंकर्स बैंक, बिल्कुल सभी बैंक को के साथ कौन डील करता है? सेंट्रल बैंक करता है, जो कि हमारा कौन है, आरबीआई है, जो कि कब बना था, 1935 में बना था, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ये बोला जाता है। और जो इसका एक्ट है वो कौन सा है, आरबीआई एक्ट कौन सा है हमारा, आरबीआई एक्ट है हमारा 1934। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट को भी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है, यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। ये तीनों ही तीन काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। वही करेंसी को इशू करेगा, वही सभी बैंकर के साथ बैंक्स के साथ डील करेगा, ठीक है, और वही क्रेडिट को कंट्रोल, यानी आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक को ही पता है कि मार्केट के अंदर कितना मनी फ्लोट होगा। अगर ज़्यादा मनी मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मार्केट के अंदर मनी की कमी हो रही है, कम मनी रह गया है, तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके से मार्केट के अंदर मनी को क्रिएट करेगा, सर्कलाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट क्रिएशन है ये कभी भी सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी भी किन्हीं इंडिविजुअल से डील करता ही नहीं। क्रेडिट क्रिएशन किसके लिए किया जाता है, इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है ना, ठीक है ना। और इंडिविजुअल्स के साथ कौन डील नहीं करता, आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक इनके साथ कभी भी डील नहीं करता। तो इनके साथ डील कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक, कौन करते हैं इनके साथ डील, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, लेकिन क्रिएशन कौन करते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स, कि जहाँ पर बहुत ही रेयर इवेंट होते हैं वहाँ पर हम कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, जैसे कि एक रोड है, तो उस रोड पे एक दिन में कितने एक्सीडेंट, आप देखिए, आप उस रोड पे दिन में 1000 मान लो व्हीकल चल रहे हैं, 1000 के ज़्यादा ही चलते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन उनमें से किसी एक के साथ क्या हो रहा है, एक्सीडेंट। और अगर मैं पूरे महीने का लगाऊं तो महीने में कितने हज़ार यानी लाख भी पहुंच सकते हैं, इतने व्हीकल वहाँ से चले, इतने लोगों ने ट्रैवल किया, लेकिन उनमें से एक्सीडेंट के चांसेस क्या हैं, तो वो क्या हो गया, बहुत ही रेयर है, क्या है, रेयर चांसेस हैं। तो ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, पाइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थर्बलिग्स। अब थर्बलिग्स क्या होते हैं, ठीक है, जो ये थर्बलिग्स हैं बेसिकली ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, किस चीज़ का, मैनुअल वर्क, ठीक है, कि आदमी यानी वर्कर जो भी है वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और इसके बारे में
किसने सबसे पहले बात की थी? ये देखो इसमें दिया भी हुआ है ऑप्शन गिलब्रेथ, ठीक है। तो ये थी फ्रैंक एंड मिसेस गिलब्रेथ, ठीक है, मिसेस गिलब्रेथ। और मिसेस गिलब्रेथ का पूरा नाम भी था लिलियन गिलब्रेथ, ठीक है। तो ये काम कर रहे थे, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया था? मोशन एंड टाइम स्टडी, मोशन एंड टाइम स्टडी, ठीक है, ये काम किया था। तो इन्होंने क्या किया, मोशन एंड टाइम स्टडी जब ये कर रहे थे तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर? एक मेसन के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि एक मेसन एक ईंट को लगाते वक्त 18 हैंड एक्टिविटीज़ करता है या 17 हैंड एक्टिविटीज़ करता है, तो आप उसको किस हद तक रिड्यूस कर सकते हैं? तो इन्होंने पाया कि उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को अगर घटा दिया जाए तो हम उस एक्टिविटीज़ को 2 या 3 एक्टिविटीज़ तक भी लेकर आ सकते हैं। तो ये गिलब्रेथ ने जो क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी लेबलिंग के लिए, जो ये दिया हुआ है यहाँ पर 17 बेसिक हैंड मोशंस, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्बलिग्स कहते हैं। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मोशन और टाइम स्टडी को के लिए यूज़ किया जाता है, उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्बलिग्स समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 125 इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज विच स्ट्रेटजी इज सूटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी, ठीक है। क्या देखना है? हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। तो सबसे पहले हम इस 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी है ये किन्होंने दी थी? ये दी थी कोटलर ने। किसने दी थी? ये कोटलर ने दी थी, बाय कोटलर ये दी गई है। और ये होती क्या है, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक बॉक्स ताकि आप लोगों को समझ में आए। पेन कॉपी लेकर बैठना है जब भी आप इन वीडियोस को वॉच करते हैं, ठीक है, ताकि आप साथ के साथ अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकें, ठीक है। अब आप देखिए, हाई, मीडियम, लो, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा हाई, मीडियम एंड लो, ठीक है। और ऊपर हमने यहाँ पर क्या दिखाना है? हम यहाँ पर दिखा रहे हैं प्राइस। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? प्राइस। और ये वाला जो सेक्शन है, ये इस साइड वाला, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? क्वालिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने दिया, अब मैं इनको फिल कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। प्रीमियम, हाई वैल्यू, सुपर वैल्यू, ठीक है। फिर ओवर चार्जिंग, एवरेज, गुड वैल्यू। नेक्स्ट है रिप ऑफ, फॉल्स इकोनॉमी, और नेक्स्ट है इकोनॉमी। इनके बारे में बात की है कोटलर ने अपनी 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया? देखे, ऐसे देखना है, इस साइड से हमें क्वालिटी देखना है, इस साइड से प्राइस देखना है। तो जैसे हम इधर से हम क्वालिटी देख रहे हैं, तो अगर क्वालिटी भी हाई है और प्राइस भी हाई है तो क्या होगा? कौन सी स्ट्रेटजी कहलाएगी? वो प्रीमियम स्ट्रेटजी कहलाएगी। और अगर यहाँ से क्वालिटी तो हाई होगी लेकिन प्राइस मीडियम रहेगा तो कौन सी हो जाएगी? हाई वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी हाई रहेगी और प्रीमियम प्राइस जो है लो होगा तो सुपर वैल्यू रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या चेक करना है? हाई प्राइस देखना और लो क्वालिटी। अब प्राइस में हाई देखो कहाँ पर है, प्राइस में हाई देखो कहाँ पर है, ये रहा हाई प्राइस, ठीक है, यानी कि इस सीरीज़ में देखना है। और क्वालिटी में लो देखना है, तो क्वालिटी ये रही, यहाँ पर क्वालिटी में लो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रहा। तो प्राइस में हाई इधर से देखना है और क्वालिटी में लो, तो ये कहाँ पर आकर मिला? यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिप ऑफ। तो रिप ऑफ स्ट्रेटजी के बारे में उन्होंने पूछा, तो आंसर विल बी 4th ऑप्शन, रिप ऑफ स्ट्रेटजी, जिसके अंदर क्या होगा? प्राइस जो है प्रोडक्ट का क्या रहेगा? हाई रहेगा, लेकिन क्वालिटी क्या रहेगी? बहुत ही लो रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं रिप ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग टेक्निकल जार्गन इन कम्युनिकेशन इन कैटेगराइज एज। अब ये टेक्निकल जार्गन जो है ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसको ही देख लेते हैं कि क्या है ये चीज़। टेक्निकल जार्गन का मतलब है शॉर्टकट्स। एक तरीके से हम ये कहते हैं जो टेक्निकल शॉर्टकट्स हैं, है ना। जैसे हम डेबिट को DR लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट लिखते हैं, डॉक्टर को भी हम DR लिखते हैं। इस तरह ना कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग लोग, जैसे इंजीनियर्स हैं, है ना, और क्या कहते हैं,
ये हो गए हमारे स्टैटिस्टिशियंस हो गए, या फिर और कोई इस तरह जो जिनका थोड़ा टेक्निकल काम रहता है, तो उनकी एक अपनी अलग लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज बोल सकते हैं, शॉर्टकट्स बोल सकते हैं, जिनका वो यूज़ करते हैं। तो जिनकी उन सब चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन में कई बार क्या होता है, हिंड्रेंस आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और उन बैरियर्स को हम क्या कहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। सिमेंटिक प्रॉब्लम्स है, यानी सिमेंटिक यानी कब, जो लैंग्वेज की वजह से यूज़ हो रही है। लैंग्वेज जो है मेन फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको डिटेल में कराने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप अलग से मेरी वीडियो को देना, मैं लिंक जो बायो में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 128, फॉर्म द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्कर्स। चलिए अब ये एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के लिए इन्होंने बोला है कि कौन सा एक्ट यहाँ पर डील करेगा, और प्रोविजंस किसके दिए हैं, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के। अब नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट, ये तो किसकी बात करेगा, तो वेजेस की ही बात करेगा ना। मिनिमम वेजेस की यहाँ पे जो गारंटी दी गई है उसके बारे में बात होगी। वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन कब दिया जाता है, जब किसी को कंपनी या जो भी है वर्कर को या एम्प्लॉय को काम करते वक्त, या फिर वो अपने जो भी उसके वर्किंग आवर्स हैं उनके दौरान उसको कुछ भी हो जाता है, चोट लग जाती है या कोई किसी की डेथ हो जाती है, कुछ भी है, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कंपनसेट करती है, उसके लिए एक्ट बनाया गया। ट्रेड यूनियन ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए कौन सा यहाँ पर यूज़ होता है, वो यूज़ होता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। ये मिनिमम वेजेस के लिए अलग एक्ट है, कंपनसेशन के लिए अलग एक्ट है, ट्रेड यूनियंस का अपना अलग है। लेकिन जहाँ पर उनकी हेल्थ और सेफ्टी के और उनके वेलफेयर के बारे में, हेल्थ सेफ्टी में क्या आ जाएगा, एक तो उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनके बारे में बात होगी। कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3, ठीक है। सुरेश जो है वो रिटायर हो गया बाय द फर्म एंड हिज शेयर वर एक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन रेशो 2:1। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशो, नवीन एंड तरुण। अब देखिए ये तीन हैं, इनमें से कौन आउट हुआ है यहाँ पर, यानी कौन रिटायर हुआ है, सुरेश रिटायर हो गया, तो वो जाता जाता क्या करेगा, अपना हिस्सा किस किस को देगा, नवीन को देगा और तरुण को देगा। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो इन्हीं का देख लेते हैं। अब सुरेश जो है जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कितना है, पहले ये देखो। तो ये हो जाएगा 3/10, 538 to 10, तो यानी कि 3/10। सुरेश के पास कितना शेयर है, 3/10, और उसको ये देना है, और किसको दे रहा है, वो नवीन और तरुण को दे रहा है 2:1 में। तो जब हम रेशो में डिवाइड करते हैं किसी भी शेयर को तो किस तरीके से करते हैं, तो देखो अब नवीन को किस रेशो में मिलेगा, नवीन को किस रेशो में मिलेगा ये देखते हैं। 3/10 जो कि सुरेश का शेयर है उसका 2:1 में बांट रहे हैं, यानी 2 किसको मिल रहा है, नवीन को मिल रहा है, और 1 किसको मिल रहा है, तरुण को मिल रहा है। तो नवीन को कितना मिल रहा है, 2/3, तो 2/3 कितना हो गया ये, हम इसको कर लेते हैं 6/30। ऐसे ही तरुण को कितना मिलेगा, 3/10 का 1/3 मिलेगा, तो इसको भी कर लेते हैं, 1/30 हो गया। ये वो रेशो आ गए जो उसको मिलने हैं, उनको मिलने हैं, ठीक है। ये नवीन को मिलना है और ये तरुण को मिलना है। अब इनका हम एग्जैक्ट देख लेते हैं। न्यू क्या होगा कि नवीन के पास ऑलरेडी, अगर मैं नवीन का देखूं, नवीन के पास ऑलरेडी क्या था, 5/10 था। नवीन को अब सुरेश का जो हिस्सा मिला है वो कितना मिला है, 6/30 मिला है। अब इनका निकाल लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 15 ये हो गया 21/30। अब ऐसे ही तरुण का निकाल लेंगे। तरुण का निकालेंगे तो क्या होगा, तरुण का पहले कितना था, 2/10, ठीक है, प्लस अब यहाँ से कितना मिला है, 3/30। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो गया, 9/30। तो अब जो हमारा फाइनल जो आंसर आया है वो क्या आया है, नवीन के पास अब टोटल शेयर बन गया है 21/30, तरुण के पास जो टोटल शेयर है वो बन गया है 9/30। अब इनको रख लेते हैं कि इनका न्यू रेशो है वो क्या हो गया, 21/30 रेशो 9/30। अब इनको कुछ कट होता है तो कट कर लीजिए। देखो ये कैसे कट हो जाएगा, 3 7 जा एंड 3 10 जा, 7/10, और ये 3 3 जा और 3 10 जा, ये हो गया। तो 10 10 सिमिलर आ, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7:3, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए कहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे,
क्योंकि हमें उनको कुछ लेना है, तो उनका जो एग्जैक्ट उनके पास पहले से था और जो उनको सुरेश से मिला है, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर जो आएगा वो उनका नया रेशो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय, किसने दी थी ये टर्म जो है मार्केटिंग मायोपिया? ये टर्म दी थी थियोडर लेविट ने। ठीक है, और कब दी थी ये? 1960 में। अब मैं बात कर लेती हूँ, अब ये थियोडर लेविट जी है जो ये कौन थे भाई? ठीक है, इन्होंने क्यों, इसके बारे में सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं। मार्केटिंग मायोपिया का क्या मतलब था? उस टाइम की जो कंपनी थी जो मार्केटिंग मायोपिया के बेस पे काम करती थी, उनका काम था कि वो फोकस किस पे करती थी? ओनली ऑन, फोकस किस पे करती थी? फोकस ओनली ऑन प्रोडक्ट्स, या तो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करती थी या फिर प्रोडक्शन पे। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता था, यानी कस्टमर को टोटली इग्नोर किया जाता था वहाँ पर। तब फिर थियोडर लेविट ने 1960 में, ठीक है, एक इसके ऊपर बात की। ठीक है, अपना एक फर्स्ट मार्केटिंग पेपर निकाला, फर्स्ट मार्केटिंग पेपर निकाला इन्होंने अपना, मैं से लिख रही हूँ मार्केटिंग पेपर, ठीक है, जिसका नाम था मार्केटिंग मायोपिया 1960 में। और इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया और इन्होंने ये बोला कि कंपनियों के लिए या जो भी बिजनेसेस हैं उनके लिए अच्छा होगा कि वो प्रोडक्ट के बजाय, यानी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? कस्टमर नीड्स के ऊपर, कस्टमर नीड्स के ऊपर जो है फोकस होना